तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि आप सबको पता है, हम सामान्य प्रबंधन यानी मैनेजमेंट को चैप्टर वाइज एमसीक्यू के द्वारा जो है कवर कर रहे हैं। अभी तक 3 चैप्टर के हम टॉप 50 एमसीक्यू दे चुके हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी शामिल होते हैं और आगे आने वाले जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन होंगे वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है संगठन या फिर इंग्लिश में कहेंगे ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, संगठन से किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनको आइए हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। क्लास शुरू करने से पहले भाई सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां। अब यहाँ से आपकी तैयारी कैसे शुरू होगी, यहाँ से तैयारी होगी भैया झंडा टू झंडा। क्या कहते हैं इसको, झंडा टू झंडा। मेरे पिताजी ही मेरे गुरुजी रहे हुए हैं, ठीक है ना। तो जब हम हाई स्कूल इंटर में हुआ करते थे तो उन्होंने एक मंत्र दे रखा था कि भाई अब आपका एग्जाम का पीक टाइम स्टार्ट हो रहा है, यानी अगस्त से जनवरी तक ये पीक टाइम होता है। तो अगस्त के 15 अगस्त वाले झंडे से लेकर के 26 जनवरी वाले झंडे तक एक बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करनी होती है, फुल पावर के साथ में तैयारी करनी होती है। तब वो रिजल्ट जा करके बोलता है जब आपका रिजल्ट आता है। तो अभी भी वो मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं तो यही टारगेट देते हैं, झंडा टू झंडा का, ठीक है ना। तो यही टारगेट हम आपको भी दे रहे हैं कि झंडा टू झंडा पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब आपके सामने बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं। इस झंडे से लेकर के 26 जनवरी वाले झंडे के बीच में एमपी एसआई आपको मिलेगा, एमपी पुलिस कांस्टेबल आपको मिलेगा, एमपी आरईओ का एग्जाम है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्जाम है, और भी बहुत सारे एग्जाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये टारगेट आपको करना है कि इस झंडे से उस झंडे के बीच में हमारे पास में कम से कम 2 रिजल्ट ऐसे होने चाहिए जिसमें क्वालिफाई फॉर नेक्स्ट स्टेज लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये टारगेट करके आपको तैयारी करनी है। तो ये मंत्र मैं आपको भी दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप भी झंडा टू झंडा आप जो है तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके मेरे भाई, और अगले सारे जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी आप तक पहुंच सकें। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अभी कल ही जो है फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी का रिजल्ट आया है, डिप्टी जेलर का रिजल्ट आया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं हमारे जो है सुपर सिलेक्शन नोट्स बैच से। लास्ट में आपको उनका स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे। डिप्टी जेलर के भी काफ़ी सारे रिजल्ट आए हैं। एक एक्समैन भाई है, इंडियन नेवी में है ना, या फिर आर्मी में है, शायद एक्समैन है, और उन्होंने भी जो है क्वालिफाई किया इस एग्जाम को। तो उन्होंने क्या क्या है वो सारी बातें आपको लास्ट में दिखा देंगे। चलिए शुरू करें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, ये रहा आपके सामने। प्रश्न है संगठन का मुख्य कार्य क्या होता है, भाई मुख्य अर्थ क्या है संगठन का। आखिर संगठन ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बहुत सुनते हो, इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य अर्थ होता क्या है बताइए। ऑप्शन ए है केवल कर्मचारियों को वेतन देना, क्या यह ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ऑप्शन बी है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों, कार्यों और संसाधनों के मध्य समन्वय स्थापित करना, या फिर ऑप्शन सी है केवल नई मशीनों को खरीदना। ऑप्शन डी है व्यवसाय या फिर विपणन करना। क्या है मेरे भाई संगठन का मुख्य अर्थ, आइए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संगठन का अर्थ क्या होता है, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। भाई अगर आप कोई भी संगठन बना रहे हैं तो एक आपका टारगेट होगा ना, उसी के लिए आप संगठन बना रहे होंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग ग्रुप स्टडी करते हैं, इस ग्रुप स्टडी को ही आप जो है एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए। ग्रुप स्टडी में आप एक संगठन का निर्माण करते हैं, और इस ग्रुप स्टडी का टारगेट क्या रहता है कि हमको एक जो है एग्जाम को क्वालिफाई करना। मान लीजिए पटवारी का एग्जाम है, एमपीएसआई का एग्जाम है, तो एक टारगेट आपके सामने रहता है। तो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों, कार्यों और संसाधनों, यानी जितने भी व्यक्ति आपके साथ में हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, और जो भी संसाधन आपके पास में है, यानी किसी के पास में लूसेंट है, किसी के पास में शुक्ला सर के नोट्स हैं, किसी के पास में कोई भी और भी किताब है, तो जितने भी संसाधन हैं इनके मध्य समन्वय स्थापित करना ही क्या कहलाता है, संगठन का मुख्य अर्थ होता है। मुख्य कार्य यही होता है कि इन सब के बीच में जब आप समन्वय स्थापित कर लेते हो, सही से कोऑर्डिनेशन बना लेते हो इन सब के बीच में, तो सफलता जो आपने टारगेट अचीव करने का लक्ष्य रखा है वो आपको जरूर मिलता है। तो उसी हिसाब से आप जो है तैयारी करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए सॉल्यूशन भी यहाँ पर देख लीजिए। तो प्रबंधन के अर्थ में संगठन से आशय निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों, कार्यों और भौतिक संसाधनों, अधिकारों के मध्य में एक व्यवस्थित एवं सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, संगठन कहलाती है। सीधे सीधे ये संगठन की परिभाषा हो गई। संगठन की परिभाषा भी कभी कभी सीधे एग्जाम में पूछ ली जाती है। चलिए आगे बढ़े। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए आपके सामने, ये रहा प्रश्न नंबर 2। और यहाँ पर आप जानते हैं कि संगठन हो या फिर नियोजन हो, यहाँ से जो महान लेखक हैं, है ना, जो राइटर्स हैं, उनके वक्तव्य जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। संगठन से आशय उन कार्यों को पहचानने तथा समूहीकृत करने,
अधिकार एवं दायित्व को परिभाषित करने तथा सौंपने की प्रक्रिया है। ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? बताइए, ये जो वक्तव्य है वो किस विद्वान ने कहा है? किस विद्वान ने कहा मेरे भाई? अब जो लोग हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से पूरी थ्योरी पढ़ करके आए होंगे, चैप्टर नंबर 4 पढ़ करके आए होंगे, वो लोग तुरंत इसका आंसर बता देंगे। थियो हेमन ने, लुई ए हेलन ने, या फिर एल एच हेने ने, या फिर हेनरी फेयोल ने, किसने ये कथन कहा है मेरे भाई? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लुई ए हेलन के द्वारा जो है ये कथन कहा गया है। क्या कथन कहा गया है देखिए, तो लुई ए हेलन ने संगठन को कार्यों को पहचानने, समूहीकृत करने, अधिकार एवं दायित्व को परिभाषित करने तथा सौंपने की एक लंबी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। तो उनका मानना यह है कि लुई ए हेलन का मानना यह है कि संगठन क्या है, तो संगठन कार्यों को पहचानने का, उनको समूहीकृत करने का एक वह लंबी प्रक्रिया है। ये जो है लुई ए हेलन के द्वारा माना गया है, लुई ए एलन के द्वारा माना गया है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला तैयारी करने के लिए, है ना। जो आपका एग्जाम है 22 तारीख को होने वाला है, 22 सितंबर को होने वाला है। तो इतने कम समय में आप किसी वीडियो कोर्स के थ्रू मेरे भाई आप पूरा कंप्लीट सिलेबस नहीं कर सकते हैं। इसलिए सक्सेस जंक्शन आपके लिए लेकर के आ गया है एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स। ये सुपर सिलेक्शन पीडीएफ टेलीग्राम बैच है। इसमें क्या क्या मिलेगा वो आपको बता देते हैं। इसमें आपको पीडीएफ फॉर्म में विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर ज्ञान, मैनेजमेंट, इन सब के कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलेंगे। सारा थ्योरी नोट्स रहेगा। इसके अलावा थ्योरी के अलावा आपको इन सबका चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेगा, जैसा हम अभी करा रहे हैं। इसकी भी पीडीएफ आपको उसी ग्रुप में मिलेगी। उसके बाद में इन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, जो प्रीवियस ईयर 2023 में पूछे गए हैं, या फिर महिला सुपरवाइजर में भी प्रबंधन पूछा जाता है, वहां पर जो प्रश्न पूछे गए हैं, रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न आपको मिलेंगे इन सारे सब्जेक्ट के, ठीक है। इसके अलावा जो हम वीडियो कोर्स करा रहे हैं, जो वीडियो पढ़ा रहे हैं, इसकी भी लिंक आपको जो है इस ग्रुप में मिलने वाली है। अभी तक यानी कि 14 तारीख से पहले पहले ये नोट्स 198 रुपए को उपलब्ध थे, लेकिन अब आज 15 अगस्त के लिए, केवल आज के लिए, कल और आज के लिए ऑफर था, आज लास्ट दिन है। 15 अगस्त के लिए आपको ये नोट्स 188 रुपए में उपलब्ध है। तो अभी देर बिल्कुल भी मत कीजिए, आज का ही टाइम है, मुश्किल से 24 घंटा बचा हुआ है। कल से ये वापस से 198 के हो जाएंगे, ठीक है। तो सर प्राप्त कैसे करना है? कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है। ये क्यूआर आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 188 का पेमेंट 15 अगस्त तक, और 15 अगस्त के बाद अगर आप देख रहे हैं तो आपको 198 का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए 188 में उपलब्ध है। 188 का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत इसी व्हाट्सएप नंबर से आपको एक जो है लिंक सेंड कर दी जाएगी प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की। उस लिंक पर क्लिक करेंगे, ज्वाइन चैनल लिख के आएगा, ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करते ही आपके सामने सारी पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज एक तरफ से दिखने लगेंगी, जैसे कि लास्ट में आपको दिखा भी देंगे कैसे आपको दिखेगा। 500 मेंबर उसमें ऐड हो चुके हैं, वर्तमान में 500 मेंबर जो है इसमें ऐड हो चुके हैं इस ग्रुप में, एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में, और बढ़िया से अपना सिलेबस कंप्लीट करके और अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी टाइम मत गंवाइए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, और समय का सदुपयोग कर लीजिए। यहाँ पर प्रैक्टिस इसी बात की रहेगी, जो आपका कंपटीशन रहेगा इसी बात का रहेगा कि किसने कितना जो है सिलेबस को कंप्लीट किया है, क्योंकि टाइम कम है ना। जो जितनी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करके प्रैक्टिस कर लेगा, वो यहाँ पर सिलेक्शन ले जाएगा, सीधी सी बात है मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग नोट्स लेकर के इस पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, क्विज भी कराई जाएगी, और पूरा थ्योरी नोट्स और एमसीक्यू पीवाईक्यू भी दिए जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़े। बाकी एमपी आरईओ वाले जो है वो 199, अभी तक 199 था, आज के लिए 189 रुपए, 189 रुपए में जो है एमपी आरईओ का कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं, जिसमें सी सेट मिलेगा और एग्रीकल्चर वाला भी पूरा पोर्शन मिलने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है, ये भी एक कथन है। देखिए अब देखो इसमें क्या है ना, हमने जो मैनेजमेंट के नोट्स दिए हैं, तो इसमें मैनेजमेंट का चौथा चैप्टर जो लोग पढ़ करके आए होंगे वो आराम से इन प्रश्नों का आंसर दे रहे होंगे, ठीक है। तो कल हम 5वां चैप्टर करवाएंगे, तो 5वां चैप्टर जिन लोगों ने नोट्स लिया है पढ़ करके आना, 5वां चैप्टर भी उसमें डाल दिया गया है, ठीक है। तो 5वां चैप्टर कल पढ़ करके आना, कल आपको 50 क्वेश्चन 5वें चैप्टर के मिलने वाले हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, किसी विशिष्ट अंगों का सामंजस्यपूर्ण समायोजन ही संगठन है। ये कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? किसने कहा है भाई ये बात कि किसी विशिष्ट अंगों का सामंजस्यपूर्ण समायोजन ही संगठन कहलाता है? किसने कहा है? एच.एल. हेने ने कहा है, एल उर्विक ने कहा है, विलियम आर स्प्रिंगल ने कहा है, या थियो हेमन ने कहा है? किसने कहा भाई ये कथन? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एल.एच. हेने के द्वारा जो है ये कथन कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सॉल्यूशन भी आप लोग देख लीजिए। तो एच.एल. हेने के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का सामंजस्यपूर्ण समायोजन ही क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जितने भी आपके अंग हैं, जैसे कि अब शरीर को ही मान लीजिए, है ना, हमारा शरीर चल कैसे रहा है, जितने भी हमारे अंग हैं उन सबको हमने सही से समायोजित कर रखा है, सब में सही से कोऑर्डिनेशन बिठा रखा है, इसलिए हमारा जो अंग है वो अच्छे से चल रहा है। तो यही इन्होंने कहा है भाई, सभी अंगों का सामंजस्यपूर्ण तरीके से समायोजन करना ही क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। आगे बढ़े। एच.एल. हेने के द्वारा कहा गया था। 4 नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या है? देखिए प्रश्न नंबर 4 थोड़ा छोटा कर लें तो सही से दिखेगा, है ना। देखिए
कह रहे हैं संगठन प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा होता है, बताइए प्रथम चरण कौन सा संगठन प्रक्रिया का। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो पहला चरण कौन सा हो जाएगा, विभागीकरण करेंगे, कर्तव्यों का निर्धारण करेंगे, कार्य की पहचान एवं विभाजन करेंगे, या फिर रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्य की पहचान एवं उसका विभाजन करेंगे। भाई कोई भी आप संगठन बना रहे हैं तो पहले आपको पता तो होना चाहिए भाई किस लिए संगठन बना रहे हैं, कोई एक टारगेट तो होना चाहिए आपके पास में। अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो एक टारगेट होगा ना आपके पास में, भाई सब लोग मिलकर के एमपीएसआई के लिए जो है हम तैयारी कर रहे हैं और एमपीएसआई में सिलेक्शन लेंगे। तो ये क्या करता है, संगठन प्रक्रिया का पहला कदम जो है पूर्व निर्धारित योजनाओं के अनुसार संपूर्ण कार्य की पहचान करना है ना। हमें हमारा टारगेट पता होना चाहिए, तब हम ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बना सकते हैं, और उसे छोटी छोटी प्रबंधकीय इकाइयों में विभाजित करना ताकि विशिष्टीकरण का लाभ मिल सके, है ना। विशिष्टीकरण का क्या अर्थ हो जाएगा, मान लीजिए आप कोई 4 मित्र हैं, 4 मित्र मिलकर के ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, एक का मैथ बहुत अच्छा है, एक का रीजनिंग बहुत अच्छा है, एक का सामान्य प्रबंधन बहुत अच्छा है, एक का इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो ये चारों जो दोस्त हैं किसी न किसी प्रकार से विशिष्टीकरण से संबंधित है। तो भाई जिसका मैथ गड़बड़ होगा उसको ये वाला समझा देगा, जिसका जीके गड़बड़ होगा उसको ये वाला समझा देगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से सब लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये इसका प्राथमिक पहला चरण हो जाता है कि लक्ष्य की पहचान करना। चलिए 5 नंबर पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 है संगठन प्रक्रिया के किस चरण में सही व्यक्ति को सही कार्य का सिद्धांत सुनिश्चित किया जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा चरण है जिसमें सही व्यक्ति को सही काम दिया जाएगा, कौन से चरण में दिया जाता है भाई बताओ, पहले चरण में, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में, या फिर चतुर्थ चरण में, कौन से चरण में सही व्यक्ति को सही काम दिया जाता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे चरण में कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। देखिए तो कर्तव्यों का निर्धारण तृतीय चरण के अंतर्गत कर्मचारियों की योग्यता, कौशल और अनुभव का मिलान कार्य की प्रकृति से करके उन्हें उपयुक्त जॉब सौंपा जाता है। ठीक है, यानी पहले आपने क्या किया, पहले आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया, जो मतलब पहले आपने कर्तव्यों को वो टारगेट को अचीव किया कि भाई टारगेट क्या है हमारा, उस टारगेट के अनुसार आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और फिर और उस ऑर्गेनाइजेशन में सबको अलग अलग काम सौंप दिए और उसी के हिसाब से उसको वेतन भत्ते देने लगे। तो तीसरे चरण में यह प्रक्रिया होती है कि सही व्यक्ति को सही कार्य सौंपा जाता है। तो तीसरे चरण में सही व्यक्ति को सही कार्य सौंपा जाता है। ये चरण आपको ध्यान रखने हैं, पूछेंगे भाई कौन से स्टेप में कौन सा काम होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है, कह रहे हैं कुंज एवं ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है। ये सारी चरण वाली जो प्रक्रिया है वो कुंज और ओडोनेल महोदय ने दी है। तो इनके अनुसार जो अंतिम चरण है वो क्या होगा बताइए, उद्देश्यों का निर्धारण करना, क्रियाओं का समूहीकरण करना, अधिकारों का प्रत्यायोजन करना, या फिर संबंध स्थापित करना एवं समन्वय करना। बताइए आखिरी चरण क्या हो जाएगा, ओडोनेल और कुंज महोदय के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संबंध स्थापित करना एवं समन्वय बनाना। देखिए कुंज एवं ओडोनेल द्वारा बताई गई 5 चरणीय प्रक्रिया में 5 चरण होते हैं संगठन के, ये कुंज और ओडोनेल ने बताया है। अंतिम चरण जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल और क्षैतिज के रूप में संबंध और समन्वय स्थापित करना होता है। यानी जब आपने सबको कार्य सही से सौंप दिए हैं तो अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रूप से सही से आप समन्वय स्थापित कर देंगे और चीजें अपने आप टारगेट की ओर चलने लगेंगी। ये कुंज और ओडोनेल महोदय के द्वारा बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये स्टेटमेंट वाले प्रश्न आ गए, ऐसे भी प्रश्न आजकल बहुत पूछता है ईएसबी एप्टेक, है ना। चलिए इसमें पूछा जाएगा भाई कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कथन एक यानी स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, संगठन स्वयं में एक साध्य है, क्या ये बात सत्य है। कथन नंबर 2 कह रहा है संगठन प्रबंधकों के हाथों में लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन या फिर यंत्र है, कौन सी बात इसमें से सही कही गई है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन नंबर 1 गलत है और कथन नंबर 2 बिल्कुल सही है। यानी संगठन स्वयं में एक साध्य नहीं है और संगठन प्रबंधकों के हाथों में लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है, ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देखिए। तो संगठन अपने आप में साध्य नहीं है बल्कि यह प्रबंधकों द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। तो उस संगठन का क्या काम है भाई, ये थोड़ी कि आपने संगठन बना लिया तो आपको लक्ष्य मिल गया, ये थोड़ी है। अपने आप में वो साध्य नहीं है कि संगठन बनाकर छोड़ दो लक्ष्य मिल जाएगा, नहीं भैया, उसमें आपको वर्क भी तो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो कथन नंबर 1 था वो गलत हो गया। कथन नंबर 2 बिल्कुल सही है कि प्रबंधन द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन या यंत्र है, यानी वो केवल एक साधन है मेरे भाई, उसमें काम करना पड़ेगा, वो केवल तुमको उठा करके पहुंचाएगा वहां तक, लेकिन तुमको नाव खुद ही चलानी पड़ेगी। अगर वो नाव है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है, तुम्हें लक्ष्य की ओर ले जा सकता है, लेकिन नाव तो खुद ही चलानी पड़ेगी, यानी मेहनत तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। तो खुद में वो साधन नहीं है, खुद में वो एक साधन है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, कथन नंबर 1 गलत है, कथन नंबर 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या है, आप हमारी सारी धन संपत्ति, हमारे कारखाने, हमारे व्यापार ले लें,
किंतु केवल हमारा संगठन हमारे पास छोड़ दें, हम मात्र 4 वर्षों में इन सभी चीज़ों को पुनः प्राप्त कर लेंगे। ये प्रसिद्ध कथन किसके द्वारा कहा गया? बताइए, ये प्रसिद्ध कथन किसने कहा है मेरे भाई? तो एल उर्विक ने कहा है, एंड्रू कार्नेगी ने कहा है, हेनरी फेयोल ने कहा है, या फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा है? किसने कहा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंड्रू कार्नेगी के द्वारा कहा गया। अच्छा, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा देखो तुम एक काम करो, हमने मान लीजिए कोई कारखाना खोला है, ठीक है, किसी से उसकी लड़ाई हो गई है और कारखाने में आकर के उसने क्या किया, तोड़फोड़ मचा दी और बहुत सारा सामान वामान लेकर के चला गया। तो कार्नेगी महोदय ने कहा कि भाई साहब तुम सब ले जाओ, आप हमारी सारी धन संपत्ति ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कारखाने ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे व्यापार ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु केवल हमारा संगठन, जो हमारा संगठन है, यानी कि मान लीजिए हम 15 लोगों ने मिलकर के अपना काम शुरू किया, तो आप वो 15 लोगों से कोई कुछ टच मत कीजिए, उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, आप हमारा सब कुछ ले लीजिए, मात्र 4 वर्षों में हम पुनः उन सारी चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा जो है एंड्रू कार्नेगी महोदय के द्वारा कहा गया था संगठन के बारे में। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलिए देखिए, और ये कथन उनके संगठन के महत्व को अत्यंत रूप से जो है दर्शाता है। चलिए फिर से कथन वाला प्रश्न है कि स्टेटमेंट एक क्या कह रहा है? अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन की छाया मात्र है ना। औपचारिक अनौपचारिक में अंतर क्या होता है जानते ना, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या अंतर होता है? फॉर्मल आप जानते हैं, फॉर्मल फॉर्मल मतलब फॉर्मेलिटीज, भाई जहां पर कोई भी कागजी कार्यवाही हो, जैसे कि आप बैंक चले जाइए, आप किसी भी ऑफिसर के पास में जाइए तो आपको कागज लेकर के जाना पड़ेगा, बैंक में लोन लेने जा रहे हैं तो कागज लेकर जाना पड़ेगा, इसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मल, यानी कि औपचारिक संगठन कहते हैं, बैंक औपचारिक संगठन हो जाएगा। ठीक है सर, अनौपचारिक संगठन क्या होता है ना, मतलब कि जो बैंक है वो औपचारिक संगठन हो जाएगा। अनौपचारिक संगठन क्या होता है? अनौपचारिक संगठन का अर्थ है कि भाई अपने दोस्तों का कोई समूह है ना, तो दोस्तों के समूह में आपको किसी से पैसे मांगने हैं, तो क्या आप कागज लेकर के जाएंगे कि भैया हमारा पैन कार्ड रख लो, हमारा जो है आधार कार्ड रख लो, हमारी मार्कशीट रख दो, हमको थोड़ा सा पैसा दे दो? तो दोस्तों में ये सब नहीं चलता है मेरे भाई, है ना। तो दोस्त क्या होते हैं? दोस्त जो है वो अनौपचारिक संगठन का उदाहरण हो जाएंगे, और जो बैंक वगैरह है वो क्या हो जाएगा? औपचारिक संगठन का उदाहरण हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है अनौपचारिक जो संगठन है वो औपचारिक संगठन की छाया मात्र है। क्या ये बात सही है? या फिर अनौपचारिक संगठन का अस्तित्व तभी संभव है जब पहले से कोई औपचारिक संगठन का ढांचा मौजूद हो। कौन सी बातें इसमें से सही कही गई हैं, आइए देख लेते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए और बी ये दोनों बातें सही हैं, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो कथन मतलब कथन और कारण वाला प्रश्न था। तो पहली बात बिल्कुल सही है, अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन की छाया मात्र है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, और अनौपचारिक संगठन का अस्तित्व तभी तक संभव है जब तक पहले से कोई औपचारिक संगठन मौजूद हो। औपचारिक संगठन पहले मौजूद होगा तभी अनौपचारिक संगठन का अस्तित्व है। ये बिल्कुल दोनों बातें सही लिखी गई हैं, और ये इसका जो कारण है वो कथन की पुष्टि भी कर रहा है। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, कह रहे अनौपचारिक संगठन का जन्म औपचारिक संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के सामाजिक संबंधों से ही होता है। बिना औपचारिक ढांचे के अनौपचारिक ढांचा नहीं बन सकता है। जैसे कि आप एक ऑफिस में जा रहे हैं, तो ऑफिस में आप जाएंगे तो ये ऑफिस क्या हो जाएगा? औपचारिक हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, फिर आपको जो है ज्वाइनिंग वाइनिंग मिलेगी। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अब इसमें जब आप घुस गए हो तो फिर वहाँ के कर्मचारियों से आपके अच्छे संबंध भी हो जाएंगे, दोस्त भी बन जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो अनौपचारिक हो जाएगा। लेकिन वो जो अनौपचारिक शुरू हुआ है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? औपचारिक से ही तो हुई थी। यानी कि ये जो है ना, ये इसका एक छाया मात्र है। तो जो अनौपचारिक संगठन है वो औपचारिक संगठन की एक छाया मात्र है। शुरुआत आपकी औपचारिक संगठन से ही होती है। अब क्लियर हो गया होगा आपका, है ना। चलें आगे बढ़ें, चलिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मैट्रिक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब ये मैट्रिक संगठन हमने आपको थ्योरी में अच्छे से समझा रखा है, अच्छे से दे रखा है, वो आप लोग देख लेना एक बार। ठीक है, कह रहे हैं मैट्रिक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह केवल एक बॉस के सिद्धांत पर कार्य करता है, या हेनरी फेयोल के आदेश की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, इसमें केवल कार्यात्मक प्रबंधक होता है, या फिर यह सबसे पुराना और सरलतम संगठन ढांचा है? कौन सी बात भाई इसमें से सत्य है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह हेनरी फेयोल के आदेश की एकता के सिद्धांत का क्या करता है? उल्लंघन करता है। ऑप्शन बी आपका सही है। आइए यहाँ पर देखते हैं। तो मैट्रिक संगठन में एक कर्मचारी एक ही समय में 2 अधिकारियों यानी कार्यात्मक प्रबंधक और परियोजना प्रबंधक को रिपोर्ट करता है। दोहरा नियंत्रण होने के कारण यह आदेश की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। यानी एक ही कर्मचारी है, ठीक है, अब ये 2 लोगों को रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि वहाँ के मेन ऑफिसर को रिपोर्ट कर रहा है और जो उसका सुपरवाइजर है उसको भी रिपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आदेश की एकता का उल्लंघन हो रहा है। तो जो आदेश की एकता थी, आदेश की एकता क्या कहती है? आदेश की एकता कहती है भाई एक व्यक्ति एक बार में एक ही व्यक्ति से संवाद करेगा, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं आदेश की एकता। तो यहाँ पर जो हेनरी फेयोल का नियम है आदेश की एकता, उसका क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि ये जो एक व्यक्ति है ये एक साथ में 2 लोगों के साथ में जो है संवाद कर रहा है। आ गया समझ में? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 ये रहा आपके सामने, देखिए छोटा कर दें, अभी सही है, हाँ सही दिख रहा है ना।
प्रश्न नंबर 11 कह रहे हैं संगठन का सर्वोपरि या अंतिम उद्देश्य क्या है, बताइए। जब हम संगठन बनाते हैं तो संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं, बताइए क्या है ना। ये पिछली बार 2023 में पूछा गया था। कह रहे हैं केवल लागत कम करना, ऑप्शन बी पूर्व निर्धारित संस्थागत लक्ष्यों की कुशलतापूर्वक प्राप्ति करना, केवल कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना या प्रचार करना। क्या हो जाएगा मेरे भाई मुख्य उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्व निर्धारित या फिर संस्थागत लक्ष्यों की कुशलतापूर्वक प्राप्ति करना। भाई आप किसी भी टारगेट को प्राप्त करने के लिए तो कोई संगठन बना रहे हैं, यही तो शुरू में समझाया था। तो पूर्व निर्धारित यानी पहले से जो निर्धारित किए गए काम है, जो टारगेट है, उनको प्राप्त करने के लिए जो बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम संगठन कहते हैं। और यही संगठन का मेन उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए 12 नंबर देखिए। 12 नंबर क्या है, कह रहे हैं जब संगठन का विभाजन कार्यों की प्रकृति के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि एक स्पेसिफिक हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपने बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग ले ली, जैसे हाँ इसी की बात करो ना, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई हैं भाई। पटवारी की वैकेंसी है ना, मत्स्य पालन की वैकेंसी है, बीकॉम वालों की वैकेंसी है। तो जब संगठन का विभाजन कार्यों की प्रकृति के आधार पर हो जाता है, अब बीकॉम वालों को कॉमर्स वाला काम दिया जाएगा, है ना, मत्स्य पालन वालों को मछली वाला काम दिया जाएगा, पटवारी लोगों को खेत नापने का काम दिया जाएगा। तो सबको क्या किया, उनकी प्रकृति के आधार पर प्राथमिकता दे दी है ना। तो वही कह रहे हैं कार्यों की प्रकृति के आधार पर जब उनका जो है संगठन में विभाजन किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रभागी संगठन, कार्यात्मक संगठन, मैट्रिक या फिर रेखा संगठन। क्या कहेंगे मेरे भाई, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे हम कहेंगे कार्यात्मक संगठन संरचना। सबके कार्यों को उनकी योग्यता के अनुसार उनको बांट दिया गया है, यही आपका कार्यात्मक संगठन संरचना बन जाता है। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या है, कह रहे हैं कार्यात्मक संगठन संरचना किस प्रकार की संस्थाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कार्यात्मक और संगठन संरचना क्या होती है, अभी आपको बताया, स्पेसिफिक लोगों के लिए स्पेसिफिक रोल रहता है, ठीक है। तो हम उसको क्या कहते हैं, कार्यात्मक संगठन संरचना कहते हैं। अब कह रहे हैं किस प्रकार की संस्थाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ये बता दीजिए। बहु उत्पाद यानी मल्टी प्रोडक्ट बनाने वाली विशाल कंपनियों के लिए, जहां केवल एक ही प्रकार के उत्पाद का निर्माण होता है, केवल अस्थायी परियोजनाओं के लिए या फिर सैन्य संचालन के लिए, कहां के लिए ये कार्यात्मक संगठन संरचना उपयुक्त हो जाएगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहां केवल एक ही प्रकार के उत्पाद का निर्माण हो रहा है वहां पर यह कार्यात्मक संगठन संरचना सही से काम कर पाएगी। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, सॉल्यूशन यहां पर देखिए। कार्यात्मक संरचना उन संस्थाओं के लिए उपयुक्त है जहां व्यापार का आकार बड़ा हो लेकिन मुख्य रूप से एक ही प्रकार के उत्पाद यानी सिंगल प्रोडक्ट का ही निर्माण हो रहा हो, जहां पर कोई एक ही चीज बन रही है लेकिन व्यापार बहुत बड़ा है। जैसे कि पार्ले जी की कंपनी है, ये पार्ले जी की कंपनी है मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पर आप बहुत सारे कर्मचारी हैं, सबका अलग अलग काम है। ये वाला क्या करेगा, ये पैकेजिंग करेगा, तो पैकेजिंग के हिसाब से इसको पैकेजिंग का काम दे दिया और इसकी उसी हिसाब से सैलरी कर दी। ये क्या करेगा, ये जो गेहूं वगैरह है ये किसानों से लेकर के आएगा, उस हिसाब से इसको जो है इनका काम दे दिया और इसकी जो है सैलरी उस हिसाब से निर्धारित कर दी। अब इसका क्या काम रहेगा, कितनी मात्रा में कितनी चीजों को मिलाना है, कितनी चीनी, कितना शक्कर, कितना आटा मिलाना है, वो काम इसका रहेगा। तो उसके हिसाब से इसको काम दे दिया। तो यही है मुख्य उद्देश्य, क्या है इनका, पार्ले जी बिस्कुट बनाना। तो ये कहां के लिए सबसे अच्छा रहता है, जहां पर एक ही प्रकार का उत्पाद बन रहा है लेकिन बहुत बड़े लेवल पर वो उत्पाद बन रहा है, तो वहां पर कार्यात्मक संरचना जो है वो उन सभी संस्थानों के लिए अच्छे से काम करेगी। आगे बढ़िए, 14 नंबर देखिए। 14 नंबर है, जब किसी विशाल संगठन को उसके द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों के आधार पर बांट दिया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं। यानी एक विशाल संगठन है, उसमें जो उत्पाद बन रहा है उसके आधार पर बांट दिया तो हम उसको क्या कहेंगे, कार्यात्मक संरचना कहेंगे, प्रभागी संरचना, अनौपचारिक संगठन, रेखा या कर्मचारी संगठन कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई, जल्दी बताओ। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब इसको हम क्या कहेंगे, प्रभागी संरचना कहेंगे। देखिए जब प्रत्येक उत्पाद जैसे वस्त्र, जूते, कॉस्मेटिक का अलग प्रभाग बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रभागी संरचना कहते हैं, ठीक है। जैसे कि रिलायंस का ले लो, रिलायंस का, रिलायंस क्या है, रिलायंस क्या काम करती है भाई, रिलायंस टेलीकॉम का भी काम करती है, रिलायंस पेट्रोल का भी काम करती है, रिलायंस का आटा भी आता है। तो एक ही कंपनी है लेकिन अलग अलग काम कर रही है ना। तो अब जब इसको प्रभाग सौंपे जाएंगे कि भाई तुम पेट्रोलियम वाला संभाल लेना, तुम भाई ये आटा वाला काम संभाल लेना, ठीक है, तुम भाई ये क्या करना, जो भी बाकी चीजें बची हुई हैं उनको तुम संभाल लेना। तो अब हमने क्या किया, प्रभाग के अंदर जो है मतलब बिजनेस के अंदर, रिलायंस के अंदर ही सबको अलग अलग प्रभाग सौंप दिए हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रभागी संरचना कहेंगे, डिविजनल स्ट्रक्चर्स हम इसको कहते हैं मेरे भाई। समझ में आ गया ना मेरे भाई। आगे बढ़े, चलिए 15 नंबर देखिए। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। देखिए किस संगठन के संरचना में उत्पाद विशिष्टीकरण यानी कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन
प्राप्त होता है? बताइए कौन सी ऐसी संरचना है जिसमें प्रोडक्ट का विशिष्टीकरण प्राप्त होता है? कार्यात्मक में, प्रभागी में, रेखा में, अनौपचारिक में? किस में होता है भाई? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रभागी संगठन में। अभी बताना प्रभागी संगठन क्या होता है? एक ही बिजनेस के अंदर जो है स्पेशल लोगों को स्पेशल काम दे दिया गया है। तो वही कह रहे हैं उत्पाद विशिष्टीकरण। उत्पाद विशिष्टीकरण का अर्थ क्या है कि भाई पेट्रोलियम वाला जो है ना तुमको ही संभालना है मेरे भाई, और कोई नहीं संभालेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, तुमने पेट्रोलियम डिपार्टमेंट में काम कर रखा है, तो तुमको ये संभालना है। तुम भैया क्या करोगे? तुम जो है टेलीकॉम वाला सेक्टर संभालोगे। क्यों? क्योंकि तुमको टेलीकॉम में जानकारी है। तो यहाँ पर यही काम होता है। संरचना में उत्पाद विशिष्टीकरण होता है कि जो चीज़ जिसके लिए स्पेसिफिक बनाई गई है वो उसी के लिए रहेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रभागी संरचना, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। आगे बढ़िए, 16 नंबर देखिए। 16 नंबर है, किस संगठन संरचना में जवाबदेही तय करना सबसे आसान होता है? यानी कि किसकी जवाबदेही किसके प्रति है ये तय करना सबसे आसान होता है? कौन सी संरचना है? कार्यात्मक संगठन संरचना, प्रभागी में, मैट्रिक्स में, या फिर अनौपचारिक में? सही आंसर बी हो जाएगा, प्रभागी संरचना में। भाई जिसको जो डिपार्टमेंट सौंपा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो जवाबदेही भी तय करेगा। यानी कि अगर इसके पास में टेलीकॉम सेक्टर है तो टेलीकॉम में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अंबानी जी सीधे इसके पास जाएंगे, तुम बताओ, तुम्हारी जवाबदेही है ना? तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी है कि हमको बताओ भैया तुमने क्यों गड़बड़ी की है, फिर कहाँ से गड़बड़ी हो रही हो, तुम देखो तुम्हारा काम जाने, मुझे मतलब नहीं है, मुझे सारी चीज़ें परफेक्ट चाहिए, है ना? तो ये आप कहाँ पर कर सकते हैं? जवाबदेही तय करना सबसे आसान कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? प्रभागी संगठन में होता है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। और प्रभागी संगठन से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर आप खुद भी देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखिए। 17 नंबर है, प्रभागी संगठन संरचना की मुख्य सीमा या दोष क्या है? अब देखो हर चीज़ की अगर सारी अच्छाइयाँ होती हैं तो भाई उसकी सीमाएं और दोष भी होता है। तो क्या दोष है वो आपसे पूछ रहे हैं। ये 4 ऑप्शन है, आप आराम से पढ़ लीजिए। अपन सीधे आंसर की ओर चलेंगे। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, संसाधनों का दोहराव एवं उच्च लागत। ठीक है, संसाधनों का दोहराव हो सकता है, जैसे कि टेलीकॉम वाले को अगर किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ी तो भाई वो उससे पेट्रोलियम वाले से मांग सकता है। आटे वाले कोई चीज़ जरूरत पड़ी तो वो फिर टेलीकॉम वाले से मांग सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? संसाधनों का दोहराव एवं उच्च लागत हो सकती है, यानी कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं प्रत्येक प्रभाग के पास अपने अलग अलग उत्पादन, वित्त एवं विपणन विभाग होते हैं, जिससे कार्यों और संसाधनों का दोहराव होता है और लागत बढ़ जाती है। भाई सीधी सी बात है, एक ही कंपनी के अंदर 3 काम हो रहे हैं तो तीनों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट है तो इनके लिए अलग अलग मैनेजर होंगे। ठीक है, अलग अलग मैनेजर होंगे तो अलग अलग सारे सुपरवाइजर भी होंगे, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है ये कौन सा? प्रभागी संरचना। ठीक है, तो ये इसकी सीमा, इसकी कमी होती है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 18 नंबर क्या कह रहा है देखिए। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं ना, अब ये ऑप्शन को नहीं पढ़ा करेंगे। देखिए, संगठन का सबसे पुराना और सबसे सरल रूप कौन सा? बताओ सबसे पुराना और सबसे सरल रूप संगठन का कौन सा है? ये 4 ऑप्शन आपके पास में है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो रेखा संगठन है ना वो सबसे पुराना और सबसे सरल रूप होता है। अच्छा, इसमें होता क्या देख लीजिए। तो रेखा संगठन यानी कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन संगठन का सबसे प्राचीन और सरल रूप है, जिसमें अधिकार ऊपर से नीचे की ओर सीधी रेखा में प्रवाहित होते हैं। ठीक है ना, ऊपर से नीचे की ओर। सबसे ऊपर एमडी सीईओ, उसके नीचे फिर मैनेजर, उसके नीचे भैया फिर सुपरवाइजर, उसके नीचे मजदूर। ठीक है, तो एक सीधी रेखा में चल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? रेखा संगठन कहते हैं। 19 नंबर देखिए, रेखा संगठन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए, रेखा संगठन को अन्य किस नाम से जानते हैं? सैन्य संगठन, लंबो संगठन, अदिश, या फिर उपरोक्त सभी? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसको हम उपरोक्त सभी यानी कि ये तीनों संगठन हम कह सकते हैं। तो रेखा संगठन को सैन्य संगठन, लंबो संगठन आदि और अदिश संगठन भी कहते हैं। तीनों नाम से जानते हैं क्यों? क्योंकि ये ऐसे चलता है, ऊपर से नीचे की ओर चलता है। ऊपर ऑफिसर रहेंगे, फिर वो नीचे के सेना कर्मचारियों कहेंगे, सेना फिर जो है सूबेदार कहेगी, सूबेदार फिर किसको कहेगा? सिपाहियों कहेगा। फिर इस तरह से जो है ऊपर से नीचे की ओर चलता है। सबसे सरल और सबसे पुराना ये संगठन का उदाहरण हो जाता है। 20 नंबर देखिए। 20 नंबर है, रेखा संगठन में अधिकारों का प्रवाह किस दिशा में होता है? नीचे से ऊपर की ओर, समतल रूप से, ऊपर से नीचे की ओर सीधी रेखा में, या फिर तिरछा? कैसे होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर सीधी रेखा में होता है। ये रेखा संगठन के कुछ उदाहरण हैं, कुछ इसकी विशेषताएं हैं जो आपसे कथन बना करके आगे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको तैयार रहना है। 21 नंबर देखिए, 21, रेखा संगठन की सबसे बड़ी सीमा क्या है? सीमा जहां पर भी शब्द आ जाए जान लीजिए कि कमी की बात कर रहे हैं। तो रेखा संगठन की सबसे बड़ी कमी क्या है? बताइए। ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषज्ञता का अभाव होता है। यानी ऊपर से नीचे की ओर जब चीज़ें चलती रहती हैं तो नीचे जहाँ पर ये काम होना है वहाँ पर विशेषज्ञता का अभाव हो जाता है। भाई जो सबसे नीचे होगा वो स्पेशल किसी भी चीज़ के लिए स्पेशल नहीं होगा, है ना? तो ऊपर से आदेश आ रहा है तो जो आदेश को नीचे तक फॉलो करने वाला होगा, यहाँ पर विशेषज्ञता का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन यहाँ पर हो जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो रेखा संगठन में एक ही अधिकारी को अपने विभाग के सभी कार्य देखने पड़ते हैं। इसमें विशेषज्ञों की सलाह नहीं मिलती, जिससे विशेषज्ञों का अभाव हो जाता है ना? ऊपर से आदेश मिले हैं तो नीचे वाला एक ही व्यक्ति है, उन सारे कार्यों को कंट्रोल करेगा, तो यहाँ पर जो है स्पेशलाइजेशन का अभाव देखने को मिलता है। चलिए 22 नंबर देखिए,
कह रहे रेखा एवं कर्मचारी संगठन में कर्मचारी स्टाफ की मुख्य भूमिका क्या होती है, बताइए। यानी रेखा संगठन और कर्मचारी संगठन में जो कर्मचारी है इसकी क्या मुख्य विशेषता होती है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसकी भूमिका क्या होती है, वो आपसे पूछ रहे हैं। इसका काम क्या होता है, बताइए क्या काम होता है। 4 ऑप्शन ये है, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल सलाह और परामर्श देना होता है मतलब कि कर्मचारी स्टाफ का काम। तो रेखा एवं कर्मचारी संगठन में स्टाफ का काम विशेषज्ञों के रूप में रेखा अधिकारियों को केवल सलाह यानी एडवाइस देना होता है, वे सीधे आदेश नहीं दे सकते हैं। तो जो रेखा एवं कर्मचारी संगठन है इसमें कर्मचारी की मुख्य भूमिका क्या होती है, वो केवल और केवल सलाह दे सकता है मुख्य रूप से। जैसे कि ये है, सबसे ऊपर कौन बैठा, एमडी सीईओ बैठा है, ठीक है, यहाँ पर मैनेजर है, यहाँ पर ये सुपरवाइजर है। अब ये सुपरवाइजर जो कर्मचारी है वो इसको केवल सलाह दे सकता है, ये नहीं कह सकते तुमको ये काम करना ही पड़ेगा, नहीं, केवल ये सलाह दे सकता है, ठीक है। यही पूछ रहे हैं कि कर्मचारी संगठन में कर्मचारी का क्या काम होता है, तो ऊपर वालों को केवल ये सलाह दे सकता है, केवल सलाह और परामर्श देना इसका काम होता है। चलिए 23 नंबर देखिए, मैट्रिक्स संगठन किन दो ढांचों का सम्मिश्रण है, किसका हाइब्रिड है, मैट्रिक्स किन दो संरचनाओं से मिलकर के बना हुआ है। ये रहे 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्यात्मक और परियोजना संगठन को मिलाकर के मैट्रिक्स संगठन का निर्माण किया गया है। देखिए मैट्रिक्स संगठन जो है वो कार्यात्मक यानी फंक्शनल और परियोजना प्रोजेक्ट संगठन का संरचनात्मक एक मिश्रित या फिर संकर रूप ये होता है। 24 नंबर देखिए 24, बहु कमांड प्रणाली यानी कि मल्टी कमांड सिस्टम का ग्रिड संगठन किसे कहा जाता है, बताइए किसे कहते हैं। बहु कमांड प्रणाली का ग्रिड संगठन, बताइए किसे कहते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैट्रिक्स संगठन को ही क्या कहते हैं, बहु कमांड प्रणाली कहते हैं या फिर ग्रिड संगठन भी कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स संगठन के ही दो नाम हैं, ग्रिड संगठन और बहु कमांड प्रणाली, तो दोनों इसी का नाम है, आपको ध्यान रखना है। सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए। तो मैट्रिक्स संगठन को ग्रिड संगठन भी कहते हैं, बहु कमांड प्रणाली भी इसी को कहा जाता है क्योंकि इसमें दोहरा नियंत्रण होता है। चलिए 25 नंबर देखिए 25, कह रहे मैट्रिक्स संगठन में कर्मचारी किन दो अधिकारियों के प्रति एक साथ जवाबदेह होता है। यानी कि एक कर्मचारी है, किन दो अधिकारियों के प्रति एक साथ जवाबदेह होगा, यानी अकाउंटेबिलिटी होगी, उसको जवाब देना ही पड़ेगा। कौन से दो अधिकारी हैं भैया, ये रहा 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्यात्मक प्रबंधक और परियोजना प्रबंधक यानी फंक्शनल मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर, दोनों को एक साथ में जवाब देना पड़ेगा जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहा होगा, नीचे देखिए ऐसे कीजिए, यह है कर्मचारी, ठीक है। अब यहाँ पर दो लोग हैं, कौन कौन है, एक तो प्रोजेक्ट मैनेजर है और दूसरा फंक्शनल मैनेजर है। और ये जो कर्मचारी है ये कोई भी काम करेगा तो इन दोनों को एक साथ में इसको जो है रिपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर पर चलते हैं। देखिए प्रबंध का विस्तार से क्या तात्पर्य, बताइए क्या अर्थ है प्रबंध के विस्तार से, यानी कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल से क्या अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ है। ये 4 ऑप्शन देख लीजिए, आंसर क्यों चलेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक प्रबंधक के अधीन प्रभावी ढंग से कार्य करने वाले अधीनस्थों की संख्या ही क्या कहलाती है, प्रबंध का विस्तार कहलाती है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि भाई एक यहाँ पर कौन है, सीओ है, सीओ मान लो, ठीक है, सीओ है, ये टीआई साहब है, ठीक है, टीआई साहब है। अब टीआई साहब के अंदर कौन होगा, टीआई साहब के अंदर भाई एसआई होगा, एसआई के अंदर कौन होगा, एएसआई होगा, एएसआई के अंदर हेड कांस्टेबल होगा, हेड कांस्टेबल के अंदर सिपाही होंगे। तो ये क्या हो रहा है, प्रबंध का विस्तार हो रहा है। यानी कि यहाँ पर एक प्रबंधक के अधीन, ये मुख्य है, इसके अधीन प्रभावी ढंग से कार्य करने वाले अधीनस्थों की संख्या होती है। बहुत सारे लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं, तो थाना अध्यक्ष के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, इसी को हम प्रबंध का विस्तार कहते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलो 27 नंबर देखिए, 27 नंबर क्या है, 27 नंबर, प्रबंधकों द्वारा जानबूझकर नियमों और प्रक्रियाओं के तहत स्थापित ढांचा क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाएगा। प्रबंधक यहाँ पर जानबूझकर प्रक्रियाओं के तहत एक ढांचे को स्थापित कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा। 4 ऑप्शन ये रहे, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे हम औपचारिक संगठन कहते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। भाई कोई भी प्रबंधक अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाएगा तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगी वो कागजों के आधार पर ही बनेगी, यानी कि यहाँ पर कागजी कार्यवाही होगी। जैसे आपने सुना होगा कि कोई एक टास्क फोर्स स्थापित की जाती है, जैसे आपने बीच में सुना होगा व्यापम को मतलब व्यापम से ये जो फर्जीवाड़ा है इसको खत्म करने के लिए एसटीएफ का निर्माण किया गया था, है ना। तो कुछ टाइम के लिए तो किया गया था एसटीएफ का निर्माण। तो यही सिस्टम है, कागजी रूप से जो है प्रबंधकों के द्वारा, यानी कि बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर के द्वारा कागजी रूप से जानबूझ करके नियमों और प्रक्रियाओं के तहत, कोई भी काम अगर फॉर्मल होगा तो नियम और प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी कागजी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके तहत जो है एक संगठन स्थापित कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, यही आपका औपचारिक संगठन कहलाता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। उसका एक फिक्स काम होता है, फिक्स टाइम के लिए बनता है। आगे बढ़ें, चलिए 28 नंबर पर चलते हैं, 28 क्या कह रहा है। और ये ध्यान रखना, ये सारे प्रश्न आपके पूछे हुए प्रश्न हैं और आगे एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
कह रहे हैं कर्मचारियों के बीच आपसी सामाजिक मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत संबंधों के कारण स्वतः निर्मित संगठन को क्या कहते हैं, यानी कि अपने आप ही जो संगठन निर्मित हो जा रहा है, बुला नहीं रहे हैं भाई। आप कहीं मान लीजिए जैसे कि अभी हम कुछ टाइम पहले अपने घर गए थे, इंदौर से अपने घर गए थे पोरसा हमारा घर है, ठीक है ना। पोरसा गए थे भाई, पोरसा में जाकर के हम तालाब है नागाजी तालाब, आपने सुना भी होगा, नागाजी का मेला यहीं पर लगता है पोरसा में, इतना बड़ा नागाजी तालाब है। यहाँ पर जाकर के हम बैठ गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बैठ गए तो धीरे धीरे हमारे कुछ मित्र आने लगे, फिर काफ़ी लोग और बैठने लगे, फिर काफ़ी लोग और बैठने लगे, है ना। फिर कुछ तैयारी करने वाले लोग भी बैठ गए, पता चला कि भैया ये शुक्ला सर है। फिर उन्होंने हमसे जो है जानकारी लेना चालू कर दी कि सर ऐसा ऐसा करे तो ऐसा ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा करे तो ऐसा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने किसी को बुलाया तो नहीं था, यानी लोग आपसी सामाजिक मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत संबंधों के कारण स्वतः ही आ गए थे संगठन में। भाई हमने नहीं बुलाया था किसी को, ना ही हमने अनाउंसमेंट किया था कि भाई हम पोरसा जा रहे हैं, पोरसा वाले जितने भी लोग हों आ जाइएगा, बैठ करके बातचीत करेंगे, हमने नहीं कहा था। लेकिन लोग अपने आप से आपसी जो है सामाजिक समझ थी, मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत संबंधों की वजह से, यानी हमारे मित्र लोग भी थे, पहले वो लोग बैठे, फिर बाकी के लोग भी आकर के वहां पर बैठ गए। तो इस प्रकार के संगठन को हम क्या कहते हैं वो आपसे पूछ रहे हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, सैन्य या फिर रेखा। इस प्रकार के संगठन को हम क्या कहेंगे, अनौपचारिक संगठन कहेंगे। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कागज की आवश्यकता नहीं है, ना ही हमने सबसे कहा था कि अगर मेरे साथ बैठकर बात करना चाहते हो तो भाई ये फॉर्म भर दो, ये वाला फॉर्म भर दो। फॉर्म तो किसी से भरवाया नहीं था, कोई कागजी कार्रवाई तो करवाई नहीं थी, ये अनौपचारिक रूप से लोग आकर के बैठ गए थे। तो यही आपका अनौपचारिक संगठन कहलाता है, जहाँ पर किसी भी प्रकार के कागजी कार्रवाई, नियम और कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। ये औपचारिक अनौपचारिक बहुत कन्फ्यूजन करता है, आपको अच्छे से समझा दिया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। 29 नंबर भाई, अंगूरी लता संप्रेषण बताइए, यानी कि जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है, ये किस प्रकार के संगठन की विशेषता है, किस प्रकार के संगठन की विशेषता भाई बताइए, अंगूरी लता संप्रेषण या फिर ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। औपचारिक संगठन की, अनौपचारिक संगठन की, रेखा संगठन की या फिर कार्यात्मक संगठन की, किसकी विशेषता हो जाएगी ये? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनौपचारिक संगठन की विशेषता हो जाती है। वही अनौपचारिक संगठन दोस्तों के बीच में, है ना। तो अनौपचारिक संगठन में सूचना या अफवाहों के संचार का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता है, ये अंगूर की बेल की तरह किसी भी दिशा में तेजी से फैलती हैं, इसलिए इसे अंगूरी लता संप्रेषण कहते हैं। जैसे कि हमारे साथ में कोई बैठा हुआ है, ठीक है ना, उसने कह दिया कि सर हमने सुना है कि सर एमपीएसआई की 1000 वैकेंसी आ रही है, ठीक है। तो अब अगर मैं वहां पर नहीं होता तो ये बात क्या हो जाती, फैल जाती कि भैया 1000 वैकेंसी एमपीएसआई, 1000 वैकेंसी एमपीएसआई, अनौपचारिक रूप से तेजी से फैल जाती। लेकिन हम वहां पर थे, हमने कहा भैया 1000 नहीं आ रही है, अभी वर्तमान में 507 के आसपास एमपीएसआई की वैकेंसी आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद में बोला गया है कि 1000 आएंगी, यानी कि 500 और वैकेंसी जो है वो आपको अगली बार फरवरी के आसपास देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई। अगर यहाँ पर कोई नहीं होता तो ये चीज़ क्या है, तेजी से और अंगूरी लता टाइप में फैल जाती, यानी कि यहाँ ये इसको बताता, ये इसको बताता, ये उसको बताता, ये उसको बताता, ये उसको बताता, 1000 वैकेंसी आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर कर दिया है। तो यही ध्यान रखना, अनौपचारिक संगठन में जो भी संप्रेषण होता है उसकी कोई दिशा नहीं होती, किसी भी दिशा में संप्रेषण किसी भी जो है स्थान से फैल सकता है। तो ये आपका अंगूरी लता संप्रेषण होता है, इसे हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपके समझ में आई होगी। चलिए 30 नंबर पर चलते हैं। 30 नंबर क्या है? 30 नंबर है भाई, औपचारिक संगठन में संचार किस नियम का पालन करता है, यानी कि जो फॉर्मल चीजें होती हैं उसमें अगर हम संचार कर रहे हैं, फॉर्मल का मतलब वही कागजी कार्रवाई ऑफिसर लोगों के साथ में, तो ये किस प्रकार के नियम का पालन करता है बताइए। ये 4 ऑप्शन है, कौन से नियम का पालन करेगा? अंगूरी लता का तो नहीं करेगा, क्योंकि अंगूरी लता तो अपने दोस्तों यारों और मित्रों के बीच में होती है ना। तो किसका ये पालन करेगा? ये पालन करेगा सोपान श्रृंखला का, यानी कि स्केलर चेन सिस्टम का पालन करेगा। इसमें क्या होता है, ये चेन सिस्टम होता है, यानी ऊपर से ऑफिसर ने आदेश दिया, नीचे वाले ऑफिसर ने नीचे दिया, तो ये एक चेन सिस्टम हो जाता है। सोपान श्रृंखला यानी अधिस श्रृंखला का पालन यहाँ पर करता है। तो औपचारिक संगठन किसके लिए पालन करता है? अधिस श्रृंखला का, सोपान श्रृंखला का। अनौपचारिक संगठन किस नियम का पालन करता है? अंगूरी लता का पालन करता है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, दोनों में अंतर हमने थ्योरी में एकदम क्लियर कर दिए हैं, थ्योरी वाले नोट्स में। तो जिन लोगों ने नोट्स लिए होंगे वो लोग जाकर के, अगर 4 नंबर का चैप्टर नहीं पढ़ कर आए हो तो पढ़ लेना अब जाकर के, और कल 5 नंबर का चैप्टर पढ़ करके आना, ठीक है भाई। चलो 31, उच्चाधिकारियों द्वारा अपने कार्यभार को कम करने के लिए अधीनस्थों को अधिकार सौंपने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि जो हाई लेवल पर बैठे हुए हैं अधिकारी, वो अपने भार को कम करने के लिए अपने नीचे वालों को जो है अपना काम सौंप देते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहेंगे, अधिकार अंतरण भारापन या फिर प्रत्यायोजन कहेंगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहेंगे, या फिर केंद्रीकरण कहेंगे, या समन्वय कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे हम अधिकार अंतरण कहते हैं, भारापन या फिर प्रत्यायोजन कहते हैं, ठीक है। डेलीगेशन कहते हैं। अच्छा, अब डेलीगेशन से याद आ गया, सोनम वांगचुक जी अभी बैठे थे धरना पर, आपको पता होगा, है ना।
तो जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे तो उनको मनाने के लिए जो है प्रधानमंत्री जी की तरफ से क्या गया था, डेलीगेशन गया था। यानी कि प्रधानमंत्री जी खुद नहीं गए थे, 2-4 लोगों को, अपने मंत्रियों को उन्होंने भेज दिया था। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डेलीगेशन कहते हैं। एक निश्चित उद्देश्य के लिए कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपने जो अधिकार थे वो इन डेलीगेशन को दे दिए हैं, और डेलीगेशन जाकर के सोनम वांगचुक जी से बात करता है, उनकी सारी बातों को मानता है और जो है उनको बढ़िया से उनका व्रत तोड़वाता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डेलीगेशन कहते हैं, जब कुछ समय के लिए उच्च अधिकारियों के द्वारा अपने कार्यभार को अधीनस्थों को सौंप दिया जाता है। समझ में आ गया डेलीगेशन क्या होता है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर देखिए, 32 नंबर क्या है कि भैया अधिकार अंतरण के 3 प्रमुख तत्व कौन से हैं? अधिकार अंतरण का मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यही प्रधानमंत्री जी ने अपने अधिकारों का अंतरण किया था। तो क्या इसके 3 प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिकार, उत्तरदायित्व, जवाबदेही। अगर प्रधानमंत्री जी ने अगर वो अधिकार किसको दिए हैं, अपने डेलीगेशन को दिए हैं, तो ये उनका उत्तरदायित्व हो जाएगा कि वहाँ पर जाकर के उस काम को करेंगे। और अगर वो काम नहीं होता तो उनकी जवाबदेही भी हो जाएगी कि ये काम क्यों नहीं हुआ। अगर सोनम वांगचुक जी का जो धरना प्रदर्शन था, या फिर जो उनकी क्या था वो, अरे उस पर बैठे थे ना, भूख हड़ताल, भूख हड़ताल जो थी, अगर वो भूख हड़ताल नहीं टूटती तो ये इनकी जवाबदेही हो जाती, जवाब देना पड़ता कि तुमको मैंने अपने अधिकार दिए थे, तुमने क्या किया वहाँ, जब वहाँ पर जाकर के, है ना। तो ये 3 तथ्य होते हैं जो अकाउंटेबिलिटी वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पर काम करते हैं। कौन कौन से? पहली बात, अधिकार सौंपा जाता है, फिर अधिकार के साथ में उत्तरदायित्व भी चला जाता है, उसके बाद में उनकी जवाबदेही भी उनके पास से पहुँच जाती है। यानी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों चीज़ें जो है वो अधिकार अंतरण डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में देखने को मिलती हैं। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलें 33 नंबर पर। भाई सारी चीज़ें समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो ना प्यारा सा, जिससे हमें भी उत्साह मिलता रहे। अभी कल हमने मैथ की क्लास कराई थी, मैथ और रीजनिंग की, पटवारी के लिए। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अभी 24 घंटे होने को 650 650 व्यूज़ मात्र आए हैं। अब बताइए, अब क्या मेरा मन कहेगा कि दोबारा से मैथ या रीजनिंग की क्लास ले लें? नहीं कहेगा मेरे भाई। क्यों? मैथ रीजनिंग में 1.5 घंटा तक पढ़ाया था हमने, ठीक है ना, और आप लोग का बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, यार जाने दो, मैथ रीजनिंग को पढ़ना नहीं है ना, इनको केवल मैनेजमेंट से मतलब है, साइंस से मतलब है, जीके जीएस से मतलब है, तो भाई यही पढ़ाते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी चीज़ पढ़ना चाहते हैं, कहाँ पर कितना शेयर कर रहे हैं, कितना लाइक कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला, अधिकार अंतरण प्रक्रिया में अधिकार यानी अथॉरिटी का प्रवाह किस दिशा में होता है? बताइए किस दिशा में होगा? ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, समतल या वृत्ताकार? किस दिशा में होता है? तो ये होता है आपका ऊपर से नीचे की ओर। यानी कि प्रधानमंत्री जी ने अपने अधिकार अगर दे दिए हैं, किसको? अधिकारियों को दे दिए हैं, तो वो अधिकारी उनके नीचे वाले ये तो होंगे, राष्ट्रपति को थोड़ी दे देंगे, राष्ट्रपति जी जाओ सोनम वांगचुक जी को मना के आओ, नहीं भैया। अगर वो अपने अधिकार किसी को दे रहे हैं तो नीचे वाले मंत्रियों को ही देते हैं। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की ओर चलता है अधिकार अंतरण में। 34 नंबर देखिए, 34, अधिकार अंतरण यानी कि अधिकार अंतरण में उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रवाह किस दिशा में होता है? ठीक है, अभी तो अधिकार दिया था, अथॉरिटी दी थी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछ रहे हैं। तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी किधर से किधर होती है? ये 4 ऑप्शन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीचे से ऊपर की ओर। रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर की ओर होती है, यानी कि अधिकारी लोग क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेंगे? ऊपर की ओर सौंपेंगे, प्रधानमंत्री जी को सौंपेंगे। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नीचे से ऊपर की ओर होती है, और जो अधिकार दिए जाते हैं ऊपर से नीचे की ओर दिए जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ें, 35 नंबर पर चलते हैं, 35। देखिए 35 क्या है? अधिकार अंतरण प्रक्रिया में, ये प्रक्रिया है भैया अधिकार अंतरण। यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, है ना, इसको एकदम क्लियर कर लीजिए कि भाई होता क्या, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार अंतरण प्रक्रिया क्या होती है। तो अधिकार अंतरण प्रक्रिया में किस तत्व का अंतरण, प्रत्यायोजन कभी भी नहीं किया जा सकता? किसका हम जो है डेलीगेशन कभी भी नहीं कर सकते हैं? अधिकार का, उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का, फिर दैनिक कार्यों का। किसका हम कभी भी डेलीगेशन नहीं कर सकते हैं? तो वो है जवाबदेही यानी उत्तरदेयता। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी जो है किसकी रहेगी? अधिकारियों के बाद में फाइनल अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी? प्रधानमंत्री जी की। अगर वो मतलब कि जो उन्होंने काम दिया था, अगर वो काम नहीं हो पाता तो देश किससे पूछता मेरे भाई? देश पूछता प्रधानमंत्री जी से। तो भाई इसका अंतरण नहीं किया जा सकता, इसका डेलीगेशन नहीं बनाया जा सकता, यानी कि उत्तरदेही या फिर जवाबदेहिता का कोई भी डेलीगेशन नहीं बनाया जा सकता। देखिए जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी का अंतरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता है। यदि अधीनस्थ गलती करता है तो अंतिम जवाबदेही मूल प्रबंधक की रहेगी। वही बात हो गई कि अगर प्रधानमंत्री जी ने भेजा है अपने डेलीगेशन को मनाने के लिए उनको, अगर वो मना करके नहीं आ पाते हैं तो अंतिम जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की होगी। सारी बातें इनसे पूछी जाएंगी कि आपने क्यों नहीं उनकी बातों को माना, है ना। मान लीजिए कोई अनहोनी हो जाती तो प्रधानमंत्री जी से पूछा जाता है कि आपने क्यों नहीं उनकी बातों को माना, आपने क्यों लाठीचार्ज करवा दिया, या फिर किसी को चोट लग गई तो जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। ठीक है, तो जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी का कभी भी अंतरण नहीं किया जा सकता है। 36 नंबर देखिए, अधिकार और उत्तरदायित्व के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? यानी व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए? चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग, बताइए। बहुत गर्मी है मेरे भाई साहब, है ना, फैन भी नहीं चलाया है, कहीं तुम्हें डिस्टर्ब ना हो जाए, फैन की आवाज़ ना आने लगे।
है ना। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिकार और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन और समानता होनी चाहिए। भाई आपने अधिकार दिया है, आपने उत्तरदायित्व सौंपा है, तो उनके बीच में संतुलन होना चाहिए और समानता होनी चाहिए। ठीक है, कोई अपन जैसे आपने किसी को डेलीगेशन, अपनी अथॉरिटी किसी को दे दी है तो वो अपने आप को ही राजा ना समझने लगे, है ना। तो एक संतुलन स्थापित करके दिया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर देखते हैं, 37 देखने से पहले आप लोगों को कुछ बता दें, जिन लोगों का अभी हाल ही में एग्जाम निकला है उन लोगों के बारे में आपको बता दें। देखिए अभी कल रिजल्ट आया है, ठीक है। तो ये जो है डिप्टी जेलर का एग्जाम हुआ था, यानी कि सहायक अधीक्षक, जेल अधीक्षक का जो एग्जाम हुआ था वो डिप्टी जेलर के एग्जाम को इन्होंने क्वालिफाई किया है। सेकंड पेपर यहाँ पर है, ठीक है। अब इनका क्या कहना देख लीजिए। सर आपके नोट्स से ही प्रिपरेशन की थी मैंने, ना मैंने कोई मॉक दिया, ना ही कहीं और से प्रिपरेशन की, आपके नोट्स पर भरोसा किया बस। थैंक यू सो मच सर, आपके कंटेंट में सच में बहुत दम है, वंस अगेन थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये खुद बता रही हैं कि भाई इन्होंने कहाँ से तैयारी की, कहीं पर भी नहीं गई, एक फोकस होकर के केवल नोट्स उन्होंने पूरा कंप्लीट किया और जो प्रैक्टिस हमने कराई केवल प्रैक्टिस किया और डिप्टी जेलर का एग्जाम अच्छे नंबर के साथ में क्वालिफाई किया। जो लोग भटकते रहे कि यहाँ के भी नोट्स ले लिया, वहाँ की वीडियो क्लास ले लिया, वहाँ पर प्रैक्टिस ज्वाइन कर लिया, वहाँ पर टेस्ट दे लिया, टेक्स्ट बुक पर ये कर लिया वो कर लिया, तो फिर वो भटकते ही रहे, उनका रिजल्ट हो नहीं पाया मेरे भाई। ठीक है, ये आपके सामने सीधा सीधा उदाहरण है कि एक जगह फोकस होकर के आप तैयारी कीजिए। ठीक है, अब ये इनका भी कल रिजल्ट आया, ये एक्स सर्विसमैन है। डियर शुक्ला सर, आई एम एक्स सर्विसमैन शॉर्टलिस्टेड फॉर जेल 1 प्रहरी एग्जामिनेशन, आई हैव प्रिपेयर्ड बाय यू योर ऑनलाइन क्लास, सो आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच फॉर योर हार्ड वर्क एंड गाइडेंस एंड आई थिंक दैट इज द सक्सेस कम बाई सक्सेस जंक्शन। यानी कि ये खुद कह रहे हैं कि मेरा मानना है भैया सक्सेस केवल और केवल सक्सेस जंक्शन से आती है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपनी बातों को जो है लोगों से कहा है। हमने कहा भाई बहुत बहुत बधाई आपको सारी, तो उनका क्या कहना है, सर सारी मेहनत आप जैसे शिक्षकों का है, कभी भोपाल आए तो जरूर मिलना। जी बिल्कुल भैया, जब भोपाल हमारा टर्न लगेगा तो आपसे मुलाकात जरूर करेंगे। बाकी इन दोनों लोगों को भी आप देख सकते हैं। देखिए जागृति शर्मा जी हैं, इन्होंने पुलिस कांस्टेबल के नोट्स लिए थे 2025 में और आज आप देख रहे हैं वर्दी के साथ में प्रोफाइल फोटो लगी हुई है, यानी इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, ये एक और भाई है, इनको भी देख सकते हैं, ये भी 2025 में कांस्टेबल के नोट्स लिए थे और इनको भी देख रहे हैं प्रोफाइल पर फोटो लगी हुई वर्दी के साथ में, यानी कि इनका भी सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सक्सेस जंक्शन ने जो है सफलता के जंक्शन तक पहुंचाया है। ठीक है, तो आपको जो नोट्स दिए जाएंगे वो इस एमपी जो है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती के टेलीग्राम ग्रुप में दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट एक तरफ से देखने को मिल जाएंगे। देखिए भाई, कंप्यूटर और सामान्य विज्ञान लगा हुआ है, सामान्य प्रबंधन मैनेजमेंट लगा हुआ है, मैथ लगा हुआ है, सामान्य ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट हैं। जो भी आपको पढ़ना है जब ज्वाइन करेंगे इस तरह से आपको दिखने लगेगा। जो भी आपको पढ़ना है क्लिक कीजिए, वो सारी चीज़ें आपको उस सब्जेक्ट की दिखाई देने लगेंगी। जैसे मैनेजमेंट पढ़ना है तो मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे, मैनेजमेंट की पूरी पीडीएफ खुल करके आ जाएगी, मैनेजमेंट के पीवाईक्यू आ जाएंगे, मैनेजमेंट में जो हमने वीडियो डाली है लिंक, वो सारी लिंक मिल जाएंगी, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये सारा काम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मात्र और मात्र 198 में और 15 अगस्त के लिए 188 में। ठीक है, तो देर मत कीजिए, तुरंत जुड़ जाइए सक्सेस जंक्शन के साथ में और कदम बढ़ा दीजिए सक्सेस के जंक्शन की ओर। जैसे इन लोगों को सफलता मिली है वैसे ही आप भी सफलता के शिखर पर बहुत जल्द पहुंचेंगे हमारे साथ में जुड़ने के बाद में। चलिए चलते हैं भैया, ये मोटिवेशन होता है ना, ये मोटिवेशन देना पड़ता है, नहीं तो फिर आप बोर होने लगते हैं। ठीक है, तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 37 नंबर। 37 नंबर क्या है, जब निर्णय लेने के सभी प्रमुख अधिकार केवल शीर्ष प्रबंधकों के पास सुरक्षित रहते हैं तो क्या कहते हैं। यानी जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो शीर्ष प्रबंधक लेंगे, जो एमडी सीईओ ऊपर बैठे हुए हैं सारे निर्णय वही लेंगे, नीचे वालों के पास में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको केंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि सारा निर्णय कौन लेगा, एक ही राजा लेगा। और जो राज्य व्यवस्था होती थी, यानी कि जहाँ पर राजा सिस्टम चलता था वहाँ पर ये जो है केंद्रीकरण सिस्टम चलता था। अपने यहाँ नहीं है ऐसा, अपने यहाँ सारे जो निर्णय लिए जाएंगे केवल प्रधानमंत्री नहीं लेंगे, प्रधानमंत्री बाकी मंत्रियों की सलाह पर लेंगे, है ना। बाकी मंत्री प्रधानमंत्री को सलाह देंगे, प्रधानमंत्री सलाह देंगे राष्ट्रपति को। तो ये एक पूरा विकेंद्रीकरण कर रखा है। तो अपना भारत देश विकेंद्रीकरण पर काम करता है और जैसे कि बाकी भूटान वगैरह हो गए वहाँ पर केंद्रीकरण चलता है, वहाँ पर राजा का सिस्टम चलता है। ठीक है, तो जब भी निर्णय लेने का अधिकार केवल शीर्ष लोगों को मिलता है, केवल एक व्यक्ति को, तो हम उसको क्या कहते हैं, केंद्रीकरण कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। 38 देखिए, 38 देखिए क्या है, 38 नंबर, जब निर्णय लेने के अधिकारों को संगठन के सभी स्तरों पर व्यवस्थित रूप से बांट दिया जाता है तब इसको क्या कहेंगे, तब हम इसको कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि तब इसको हम विकेंद्रीकरण कहेंगे, है ना। तो बता ही दिया है भाई, मध्य, निम्न और उच्च वर्ग के बीच में, तीनों के बीच में अगर बांट दिया तो विकेंद्रीकरण हो जाएगा। 39 नंबर, अधिकार अंतरण यानी कि डेलीगेशन का ही एक विस्तृत रूप और व्यापक रूप क्या कहलाता है। यानी कि इसी डेलीगेशन को विस्तृत और व्यापक रूप से अगर हम फैला देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, अनुशासन या फिर पदोन्नति। ऑप्शन बी, इसी को ही हम क्या कहेंगे, विकेंद्रीकरण कहेंगे। यानी वो जो डेलीगेशन आपने दिया था कुछ टाइम के लिए अपने मंत्रियों को, इसी को लाइफ टाइम के लिए सबको दे दें तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विकेंद्रीकरण। यानी सारे अधिकार सब लोगों में बांट दिए जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो उसका विस्तृत रूप हो जाता है ये।
चलिए 40 नंबर देखिए, हेनरी फेयोल के अनुसार किसी संगठन में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की क्या स्थिति होनी चाहिए। तो हेनरी फेयोल महोदय ने कहा भाई केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण किस संगठन में कैसा होना चाहिए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों के बीच में उचित संतुलन होना चाहिए। अगर आप केंद्रीकरण कर रहे हैं तो वो भी एक लिमिटेड होना चाहिए, और अगर आप शक्तियों का बंटवारा कर रहे हैं तो वो भी लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मैनेजर ने सारी सारी शक्तियां आपस में बांट दी हैं, अब वो खुद ही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक संतुलन की स्थिति होनी चाहिए इन लोगों के बीच में, ठीक है, ऐसा हेनरी फेयोल महोदय ने कहा है। चलिए 41 देखिए, 41 क्या है, कह रहे हैं किस व्यवस्था में कर्मचारियों को कार्य करने की सर्वाधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। कौन सी व्यवस्था है भैया, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, रेखा या फिर औपचारिक। तो किस ऐसी संस्था है जिसमें कर्मचारियों को फुल छूट रहती है, तो वो है आपका विकेंद्रीकरण, है ना। विकेंद्रीकरण में क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन में अपने अधिकारों को अधीनस्थों को बांट दिया जाता है ना। तो इसमें अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं वो सारे कार्य कर सकते हैं और पूरी स्वतंत्रता रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही। 42 देखिए, कह रहे हैं संगठन में कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क से मुख्य रूप से क्या उत्पन्न होता है। क्या होगा अगर कार्यों का विभाजन कर देंगे तो क्या उत्पन्न हो जाएगा भैया बताओ। संघर्ष, विशिष्टीकरण, कार्यों का दोहराव या फिर लागत में वृद्धि। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विशिष्टीकरण हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। जैसे कि भाई प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यों को मंत्रियों को बांट दिया है कि भाई तुम क्या संभालोगे, तुम संभालोगे नगर मंत्रालय संभालोगे, तुम क्या संभालोगे, पेट्रोलियम मंत्रालय संभालोगे, है ना। अब ये पेट्रोलियम मंत्रालय तो कोई और ही बना फिर रहा है, ठीक है, जबरदस्ती इसमें घुस रहा है वो सड़क मंत्री और घुस रहा है पेट्रोलियम में। तुम सड़क मंत्री संभालोगे, अपना काम खुद से नहीं हो रहा है, ठीक है। तुम क्या करोगे, तुम भाई ग्रामीण व्यवस्था संभालोगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने चीज़ों को स्पेशल लोगों को बांट दिया है, जो इसमें स्पेशलिटी रखते हैं उनको बांट दिया है। इसका मुख्य लाभ क्या हो जाता है, इसका मुख्य लाभ यही हो जाएगा, विशिष्टीकरण हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जब कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटकर एक व्यक्ति को बार बार वही कार्य सौंपा जाता है, इससे विशिष्टीकरण उत्पन्न हो जाता है, यानी कि वो उस कार्य में पारंगत हो जाता है। चलिए 43, बिना सही संगठन के कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। ये विचार किस विद्वान का, किसने कहा था भैया बताइए। बिना सही संगठन के कोई भी योजना जो है सफल नहीं होगी, ये कहा था एल उर्विक महोदय ने कहा था, ध्यान रखना है ना, उर्विक महोदय के द्वारा कहा गया था। आगे बढ़ते हैं, ये पूरी ट्रिक के साथ याद कराई हमने, अपने नोट्स में ट्रिक भी दी है कि उर्विक को कैसे याद करेंगे, है ना, फेयोल को कैसे याद करेंगे। तो वो आप थोड़ा सा लेकर के जब देखेंगे नोट्स तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक संगठन का लाभ है। लाभ क्या होता है भैया अनौपचारिक का, अनौपचारिक का मतलब क्या हो गया, इनफॉर्मल, यानी कागजों की आवश्यकता नहीं होगी इसमें। क्या लाभ हो जाएगा, ये 4 ऑप्शन आपके पास है, क्या लाभ होगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिलती है। भाई एक व्यक्ति है जिसको पैसे की आवश्यकता है, अब वो बैंक जाएगा, कागज वागज लेकर के जाएगा, औपचारिक रूप से जाएगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। अगर वो आपके पास में आया और आपके पास में चीज़ें उपलब्ध हैं, आपने उसको दे दी, तो इससे क्या होगा, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिलती है। यानी वो व्यक्ति जो है वो सामाजिक रूप से आपसे जुड़ जाएगा और आपको भी अंदर अंदर बहुत अच्छा लगेगा कि हमने किसी की क्या की है, मदद की है, ठीक है। तो ध्यान रखना अनौपचारिक संगठन का यही लाभ होता है कि होता क्या है, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिलती है। 45 देखिए क्या है 45, एरोस्पेस, आईटी सॉफ्टवेयर और बड़े निर्माण प्रोजेक्ट के लिए कौन सी संगठन संरचना सबसे उपयुक्त होगी। यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें कौन सी संरचना चलनी चाहिए, रेखा संगठन, मैट्रिक, केवल कार्यात्मक या अनौपचारिक, कौन सी चलनी चाहिए भैया। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैट्रिक संगठन वहां पर काम करेगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए मैट्रिक संगठन की आवश्यकता पड़ती है। 46 देखिए, 46 है विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन मुख्य रूप से किस आकार की संरचना संस्थाओं के लिए उपयुक्त होता है। यानी कि कौन सी ऐसी संस्था है जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन अगर कर देंगे तो अच्छा रहेगा, अत्यंत छोटी में, बड़ी में, एकल में या केवल मौसमी में। सही उपयोग, सही आंसर ऑप्शन बी, बड़ी एवं विशाल संस्थाएं जो होंगी उसमें जो है विकेंद्रीकरण काम करता है, क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति पूरे चीज़ों को नहीं संभाल सकता है। तो वही रिलायंस वाला है ना कि तुम भाई पेट्रोलियम संभालो, तुम आटा वाला संभालो और तुम जो है कम्युनिकेशन संभालो, है ना। तो वहां पर विकेंद्रीकरण कर दिया, तो बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है विकेंद्रीकरण किया जाता है। 47 क्या है, कह रहे हैं संगठन प्रक्रिया में समान प्रकृति वाली क्रियाओं को एक साथ समूहीकृत ग्रुपिंग करने का चरण क्या कहलाता है बताइए। यानी कि समान प्रकृति वाली एक जैसे जो काम है उन सबको एक साथ समूह में स्थापित कर देते हैं। ये सारी चीज़ें जो एक जैसी हो, जैसे अभी वो ईएसबी करना चाह रहा था कि एक जैसी जो भी एग्जाम है उसके लिए केवल एक एग्जाम होगा, टीचिंग के लिए केवल एक एग्जाम होगा। तो जब सभी एग्जाम को मिला करके एक काम कर रहे हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विभागीकरण हम इसको कह देते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन इसको हम कह देते हैं। अब देखो हम आपको सिंपल लैंग्वेज में तोड़ करके समझा रहे हैं, इसलिए आपको ये सरल लग रहा है। यही अगर आप नॉर्मल कहीं से पढ़ते तो फिर आपको ये कठिन लगता, ठीक है। तो यही प्रयास हमारा रहता है कि कठिन चीज़ों को आसानी से आपके समझ में आ सके, उस हिसाब से आपको अपनी लैंग्वेज में समझाएं, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ें तो अब अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया करो, है ना। वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के पास में, है ना, कि भाई देखो यहाँ भी क्लासेस चल रही हैं, कहाँ भटक रहे हो, बड़े बड़े चैनल पर जाते हो, है ना। शुक्ला सर यहाँ पर कम टाइम में पूरा पढ़ा दे रहे हैं। चलिए
48 संगठन का स्वरूप कैसा होना चाहिए जो बदलते व्यावसायिक पर्यावरण के अनुसार स्वयं को ढाल सके। यानी ऐसा कौन सा स्वरूप होता है जो बदलते पर्यावरण के अनुसार खुद को ढाल सकता है। तो कैसा होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, गतिशील लचीला होना चाहिए, स्थिर या फिर जटिल होना चाहिए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, गतिशील एवं लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे अपना संविधान है ना, जब संविधान बना था 1947-45 में, तो भाई कोई मतलब कि कंप्यूटर हुआ नहीं करता था, है ना, कोई हैकिंग वैकिंग होती नहीं थी, तो इस टाइप के अपराध भी नहीं होते थे, तो उनके लिए कानून भी नहीं बने हैं। अब जो है हैकिंग वैकिंग चलने लगी, तो उसके लिए आईटी एक्ट बन गया, है ना, बहुत सारे कानून बन गए हैं। तो ये कैसे बन पाए हैं, अगर ये संविधान हमारा लचीला नहीं होता, यानी कि अगर संविधान में संशोधन करना बहुत ज़्यादा कठिन होता, तो क्या ये कानून बन पाते, नहीं बन पाते, है ना। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं, संगठन का स्वरूप कैसा होना चाहिए जो बदलते व्यावसायिक पर्यावरण के अनुसार स्वयं को ढाल सके। तो कैसा होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए और लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें कैसे भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। इतना आसान भी नहीं होना चाहिए कि भाई जब चाहो तब परिवर्तन कर दो, तो पूरी प्रक्रिया होती है, किसी भी चीज़ को संविधान में संशोधन करने की पूरी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो लचीला भी है और मतलब कठोर भी है। चलिए 49 देखिए, रेखा संगठन यानी कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में अधीनस्थों द्वारा शिकायतों और सुझाव किस दिशा में प्रभावित होते हैं, बताइए। तो जो अधीनस्थ होते हैं वो अपनी शिकायतें और सुझाव अगर दे रहे हैं तो किस दिशा में प्रभावित होंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, समतल, या फिर प्रभावित नहीं होते हैं। सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर। भाई अधीनस्थ अगर अपनी कोई भी शिकायत करेंगे तो किसको करेंगे, अपने ऊपर वाले अधिकारी को, वो ऊपर वाले करेगा तो नीचे से ऊपर की ओर शिकायतें जाती हैं मेरे भाई। चलिए 50 नंबर देखिए, 50 नंबर क्या है, प्रबंधकीय कार्यों जैसे नियोजन, निर्देशन, नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू करने का मुख्य आधार क्या होता है। किस आधार पर नियोजन, निर्देशन और नियंत्रण को आप लागू कर सकते हैं, बताइए किस आधार पर। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। किस आधार पर करेंगे, तो आप करेंगे संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर सारी चीज़ों को जो है वो लागू आप कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये 50 प्रश्न थे। बताइए कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 50 प्रश्न आपके लिए हम लेकर के आ गए थे इस चैप्टर के। अब चैप्टर नंबर 5 के 50 प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं कल। तो कल जिन लोगों ने नोट्स लिया है वो लोग चैप्टर नंबर 5 अच्छे से पढ़ करके आएंगे मेरे भाई। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 डाल दिया गया, परेशान नहीं होना, है ना। बाकी आपको जब नोट्स लेना है तो यहाँ से आप इस प्रक्रिया के द्वारा जो है नोट्स, टेलीग्राम जो बैच है हमारा, पीडीएफ टेलीग्राम बैच, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आज के लिए 188 में, ये 16 अगस्त यानी कल से वापस से 198 हो जाएगा। तो आज रात 12 बजे तक आपको 188 में ये नोट्स मिल रहे हैं, तो जल्दी से परचेज कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो आपकी आने वाली है कंप्यूटर की। हाँ, कंप्यूटर कर देते हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर के या फिर इंग्लिश कर दें क्या, चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो अगली क्लास कौन सी लेकर के आएँ। ठीक है, फिर उसी हिसाब से जो है चैप्टर वाइज अगली क्लास लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।